या तो पाकिस्तान में हम ये कहें कि हमें इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है और मौजूदा निज़ाम बिल्कुल सही है, चाहे वो इलेक्शन का निज़ाम है, चाहे वो जुडिशरी का निज़ाम है, चाहे वो नैब का निज़ाम है, या तो हम सारे इस पर मुत्तफिक हो जाएं कि नहीं यही निज़ाम चलना है और ये निज़ाम बिल्कुल ठीक है। अब जब बात होती है उस वक्त कहते हैं इस्लाहात की ज़रूरत है। ये तो अजीबोगरीब मौक़िफ़ है कि हम इस्लाहात, अब हमारा भी कोई नहीं है लेकिन आप भी कुछ ना करें। हुकूमत को तो फायदा है धांधली के ऊपर इलेक्शन हो, सारा कंट्रोल हमारा होगा, फिर आप कहते हैं इदारे भी सारे हमारे साथ हैं, तो फिर हमें तो इस्लाहात की जरूरत नहीं। अगर इदारे हमारे साथ हैं, कंट्रोल हमारा है, सब हमें, तो हमें फिर इस्लाहात की क्या जरूरत है। अगर इसके बावजूद इमरान खान कह रहे हैं कि आइए इस्लाहात करते हैं, तो इस चीज को तो आपको वेलकम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हमारी जो अपोजिशन है, असल में इन लोगों के लिए ये कुर्सियां ऊपर नहीं हुई, ये बोने ही रह गए हैं, कुर्सियां इन लोगों के लिए नीचे आई हैं। अगर मेरिट के ऊपर होता तो ये सारे बेचारे इनको क्लर्क भर्ती ना करता कोई। ये जो सारे इस वक्त हमारे अपोजिशन लीडर बन गए हैं, अपने पांव से आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते हैं। सिर्फ आज हम इनको ऑफर करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं और पैसे बनाए हैं वो आपके हुए, ये सारे आज सियासत से रिटायर हो जाएंगे। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं, और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्या वाकई सर ऊंचा रखने की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है और क्या वाकई पाकिस्तान का सर ऊंचा हो रहा है? इस सवाल से आज का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दो क्रिकेट टीम्स, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि एक क्रिकेटर को हीरो से उठाकर एक लीडर, और लीडर से वो फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान साहब। कुछ भी आप कहें, उनकी एक बड़ी लंबी स्ट्रगल होगी, लेकिन आगाज़ तो उनका क्रिकेट है। जहाँ से दुनिया ने उनको जाना वो तो क्रिकेट है। तो क्रिकेट से वाकई में मोहब्बत करने वाले ये लोग, और पाकिस्तानी क्राउड से अच्छा क्राउड दुनिया में एक दो जगह छोड़ के कहीं भी नहीं है। इंडियन क्राउड इंतहाई मुतअस्सिब क्राउड है, अपनी टीम को हारता हुआ नहीं देख सकता, अटैक करता है, बदतमीज़ी करता है, गालियाँ बकता है, चीज़ें फेंकता है, स्टेडियम में आग लगा देता है, बहुत सारे वाक़यात हैं। इसी तरह दुनिया के कई मुल्कों में बड़ा मुतअस्सिब क्राउड है, बल्कि सब मुल्कों में तकरीबन ऐसा ही है। लेकिन जहाँ लोग बहुत खुश होते हैं क्रिकेट से, उनमें एक मुल्क पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हर आने वाली टीम को, चाहे इंडियन टीम भी है, पाकिस्तानी क्राउड उनको वेलकम करता है। जहाँ हर तरह के खिलाड़ियों के मौजूद हैं सपोर्टर कीजिएगा। अब इसमें ऐसे मुल्क के अंदर क्रिकेट का नुकसान हो जाना ये बहुत खतरनाक है। दोबारा माफ कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि क्रिकेट का जो नुकसान हुआ है, क्या ये इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान सर उठा के जीना चाहता है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो सर झुकाने पर मजबूर कर रही हैं? यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवा दूँ ताकि बातचीत का आगाज़ हो। चौधरी चीमा साहब PMLN से, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर बहरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो मैं आगाज़ करता हूँ चौधरी निसार चीमा साहब। चीमा साहब, मादरत के साथ यहाँ पे कुछ वो अचानक कुछ हुआ है, एकदम फ्लू हो गया। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और बात समझ आ रही है तो सर उठाने की कीमत अदा करनी पड़ती है। आपकी आवाज़ बिल्कुल लाउड है। आप ये समझते हैं कि वाकई में सर उठाने की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है? ये जिस तरह से क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान को धोखा दिया, आ गए, प्रैक्टिस की, 1 घंटा पहले निकल के चले गए। देखिए इमरान साहब, इन दोनों टीमों ने जो किया बहुत अफसोसनाक है और ये गैर मुतवक्को था। और सच्ची बात यह है कि कई आलमी ताकतें, और ये ख़ास तौर पे हमारा जो बदतीनत हमसाया है, जिससे हमें पहले दिन से ही वास्ता इस तरह का पड़ा है कि उसको हमारा वजूद ही गवारा नहीं है। हिंदुस्तान और कई आलमी ताकतें जो हैं वो हर मौके पे पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचाने की दरपे रहते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसमें भी अगर आप प्रोब करेंगे तो मुझे यकीन है कि खुरा जो है वो हिंदुस्तान की तरफ जाएगा, वही इसके पीछे, इन साजिशों के पीछे। वैसे यकीनन ये है कि आलमी ताकतें कई ऐसी हैं जो बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और ये CPAC भी ज़ाहिर है उनकी आंखों में खटकता है। वो हर मौके पे कोशिश करते हैं कि ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। देखें, हमने जो जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तानी कौम ने दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दुनिया की किसी कौम ने नहीं दी। जिस तरह ये कि हमने 70,000 से ज़्यादा जानों के नजराने पेश किए हैं। हमारे अस्करी इदारों ने, हमारे जो बाकी जो फोर्सेस हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस और बाकी दीगर
एजेंसीज, और फिर पूरी कौम ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं और इसकी बिल्कुल ये है कि बहुत बड़ी कीमत अदा की है। लेकिन इस वक्त हम दहशतगर्दी पे काबू पा चुके हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। और इस वक्त देखिए जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं इमरान साहब, वो तो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो सकते हैं और होते रहते हैं, ज्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान से हमारे दुनिया जो में। दुश्मन हैं उनका मकसद ही ये है कि पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन एक ज़रूर है इमरान साहब, मैं ये कहूँगा कि ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें यह है कि मौजूदा हुकूमत का कोई कसूर है। मौजूदा हुकूमत की कोई भी पॉलिसी हो, यह है कि हमारे दुश्मनों ने यह है कि अपनी साजिशों पर अमल करना ही है। लेकिन एक ज़रूर है, एक ज़रा ज़रूर अफसोस होता है कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे उस वक्त आपको पता है कि PSL के ज़रिए उसके वसातत से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसका रिवाइवल शुरू हुआ, और यह है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ आने शुरू हुए। उन्हें डिग्रेड किया था से हुकूमत से नफरत की बिना पर उनको डिग्रेड किया गया, रेलू कट्टे कहा गया, जिससे उनकी दिल आज़ारी भी हुई। और इससे ज़ाहिर है कि उनकी जब डिस्करेजमेंट होती है तो ये अफसोसनाक है। हम आज ये है कि कोई इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत को नहीं देंगे, हम ये कहेंगे सच्ची बात यह है कि हमारे जो दुश्मन हैं उनकी ये साजिशें हैं। सदाकत अब्बासी साहब, बड़ा मिच्योर बिहेवियर है PMLN के हमारे साथी का, आपके कुलीग हैं, इसको तो बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन की साजिश है और उनको वही बात समझ आ रही है जो हर आम पाकिस्तानी को समझ आ रही है। वो कहते हैं इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गो कि आपने अपने वक्त में इन चीज़ों को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया था। अब खान साहब मिलने जा रहे हैं अपने स्क्वाड को, जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड पाकिस्तान का जा रहा है। इसके अलावा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बारे में कुछ पर्दाफाश भी करना चाहते हैं, वो हकायक भी सामने लेकर आएंगे कि एक्चुअली उन्होंने क्या ज्यादती की और क्यों की पाकिस्तान के साथ। आपके ख्याल में ऐसा क्या है जो वो आपसे मांग रहे हैं, यानी मांग रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप क्लियरली बताएं कि ये वो चीजें हैं जो उन्होंने मांगी या उन्होंने एक्सपेक्ट किया आपसे और आपने उनको नहीं दी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जी इमरान खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं निसार चीमा साहब का भी उनको अप्रिशिएट करता हूं जो उनके रिमार्क्स हैं। और इस तरह के सियासी कारकुन जो होते हैं वो अच्छी बात करते हैं तो खुशी होती है। मुझे लगता है ये इस तरह के लोग जो पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और पाकिस्तान में जिनके जीना मरना है, उनके ख्यालात ऐसे ही होते हैं। काश ये इनकी हुकूमत, इनकी जो पार्टी है, उनकी भी पॉलिसी हो, और जब पाकिस्तान की दुनिया के साथ कोई इस तरह का मामला हो तो पूरी दुनिया जब पाकिस्तान को ठीक कह रही है और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को गलत कह रही है, और अगर कुछ लोग पाकिस्तान के सियासतदान उस वक्त भी पाकिस्तान को बुरा भला कहें, लेकिन वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जाती राय हो सकती है, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गलती है, उनकी जाती राय हो सकती है, जिस तरह अभी आप चौधरी निसार चीमा साहब की जाती राय सुन रहे हैं। पता किस लिए थी? नहीं, शाहिद खाकान साहब की जाती राय उस सवाल के जवाब में थी जो उनकी बतौर उनके लीडर, उनकी जो लीडर है मरियम साहिबा, जब उन्होंने सफ़ेद पासपोर्ट को इज्जत देने का मजाक उड़ाया, जब ये फैसला हुआ कि वो न्यूजीलैंड वापस जा रही है, तो उन्होंने ना सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान को गलत कहा, उन्होंने कहा कि वो टीम ठीक कह रही है। और बेसिकली सर मेरे ख्याल में ब्लेम गेम से आगे बढ़े ना, आप बताएं कि वो ऐसा क्या मांग रहे हैं जो आप नहीं दे रहे। अब अगली बात ये कि इमरान साहब, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि जब पाकिस्तान के वजीर आज़म किसी इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अड्डे कभी नेटो फोर्सेस के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे और एब्सोल्युटली नॉट का कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर बैन अल-अक़वामी बहुत सारी ऐसी साजिशें हैं जिनका पाकिस्तान को शिकार होना पड़ा। और आज भी मैं सुन रहा था, ब्रिटिश एम्बेसडर एक टीवी पे आए हुए थे, वो कहते थे कोई सिक्योरिटी थ्रेट हमें नहीं मिली, कोई ऐसा उनके पास रिपोर्ट नहीं आई। तो इसका मतलब यही है कि फिर कोई अब सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं है और पाकिस्तान पहले, आज से पहले सिक्योर था और दरमियान में इनसिक्योर नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब आप समझ लें कि इसके पीछे कोई साजिश, कोई सियासत है, जिसको मैं नहीं समझता कि बतौर हुकूमती नुमाइंदा मैं इस पर ज़्यादा बात करूं, बिकॉज ये फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट है और जब तक कोई फॉरेन ऑफिस से या किसी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से कोई लाइन ना आ जाए, क्योंकि वो मेरा ख्याल नहीं है कि मुनासिब नहीं है कि मैं उस फॉरेन पॉलिसी डोमेन में इंटरवीन करूं। लेकिन बहरहाल ब्रॉड लाइन में ये है कि पाकिस्तान को साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने, जिस तरह मेरे भाई चीमा साहब ने कहा कि बड़ी रेजिलियंस शो की पाकिस्तानी कौम ने, 70-80 हज़ार जानें दी
और पूरी दुनिया में ये जो दहशतगर्दी की जंग थी बिल्कुल फोर फ्रंट पे लड़ी, अपना 150 अरब डॉलर का नुकसान भी किया, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कामयाबी से जो कोई कौम बाहर आई वो पाकिस्तानी है। इंशाल्लाह जो क्रिकेट का जो हमें झटका लगाने की कोशिश की जा रही है एब्सोल्युटली नॉट के बदले में, उससे भी हम निकलेंगे। पाकिस्तान का क्रिकेट, पाकिस्तान के बगैर दुनिया क्रिकेट में वो रंग ही नहीं भर सकते आप, जो आप ग्रीन जो हमारी कैप्स हैं उनका जो रंग है, आप हिस्ट्री क्रिकेट की नहीं लिख सकते, रीसेंट हिस्ट्री क्रिकेट की पाकिस्तान के बगैर। और मैं समझता हूं कि उनको अपनी गलती का एहसास हो भी रहा है, होगा भी, और पाकिस्तान को कराना भी चाहिए कि पाकिस्तान आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप फंस जाते हैं और आपको इवैक्यूएशन करनी होती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं, अभी जब कोविड के अंदर कोई टीम जाने के लिए तैयार नहीं थी, इंग्लैंड में बंदे मर रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने हामी भरी कि जी हम पहले आ जाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं आपकी गेम को। उसके बाद जब न्यूजीलैंड के साथ हालात थे, क्राइस्टचर्च के वाकये के बाद जब बांग्लादेश वाला इंसिडेंट भी हुआ वहां पे, तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने कहा जी हम आते हैं, हम आके खेलेंगे वहां पे। तो पाकिस्तान ने तो इन दोनों मुल्कों के साथ बहुत अच्छा किया था। और पूरी दुनिया में जो वॉर ऑन टेरर की जो फ्रंट पे लीड करने वाली कौम को, जब आपको सिर्फ इमेज बिल्डिंग के लिए आपकी जरूरत है और आप यहां से दुम दबा के भाग जाते हैं, 3 दिन पहले आप ठीक होते हैं, रात आप ठीक होते हैं और सुबह उठ के निकल जाते हैं, ये भी बात है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने हमदर्दी की, बहुत सारे पाकिस्तान के दोस्तों ने हमदर्दी की, न्यूट्रल लोगों ने हमदर्दी की, जिन लोगों ने ताने या वो दशनाम दराजी की उन पे भी अफसोस ही रहेगा। पाकिस्तान की कौम भी देखती है कि किस किस ने क्या कहा। मेरा ख्याल है वक्त आने पे लोग इसका भी जवाब जरूर देंगे। चलो, मैं बारामन तंगी साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि हम ये कहते थे कि हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, यही बात पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन समझा रही थी कि हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। दुनिया ने हमें कहा हाउस इन ऑर्डर करें जी, पाकिस्तान से हमें प्रॉब्लम है, शिकायत है। पाकिस्तान ने कहा जी क्या करें, उन्होंने फैटफ की 27 शराइत आपके सामने रख दी, आपने 26 पूरी कर दी और अब तो 27वीं भी पूरी हो गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे है मुल्कों की फहरिस्त में जिन्होंने फैटफ पे सबसे अच्छा काम किया पूरी दुनिया में। बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से पीछे हैं, अमेरिका भी उसके अंदर शामिल है, जिन्होंने फैटफ के ऊपर काम ही नहीं किया, वो सारे व्हाइट लिस्ट में है। पाकिस्तान हाउस इन ऑर्डर करने के बावजूद, वो सारी बातें जो मनवाई गई वो मानने के बावजूद फिर भी पाकिस्तान सर ग्रे लिस्ट में है, तो कहीं तो सर दाल में काला है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, जो लास्ट वर्ड आपने इस्तेमाल किए हैं कि दाल में कुछ काला है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने पीटीआई के दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस पे है? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्राइम मिनिस्टर पे है, और इसी वजह से जो मुल्क में अफरा तफरी है, जो फॉरेन पॉलिसी के पीछे लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हम सारे ममालिक में हम अकेले होते जा रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामान को अनबोर्ड ले, वो अपोजिशन लीडर की स्टेटस को एक्सेप्ट ही करें, वो तमाम अपोजिशन जमातों के साथ पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर बैठकर बात करें। लेकिन अभी 3 सालों में जब वो कंटिन्यूटी नीचे नहीं आते हैं, वो जद अना और हरदर्मी की स्टेप से बाहर निकले नहीं है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो यही तो वजह है कि आज पाकिस्तान अकेले हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें कामयाब होती जा रही है। तो इमरान भाई, ये और तमाम ममालिक को पता है कि इस वक्त कौन सी हुकूमत है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाके क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो अलकायदा के बारे में और आर्मी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। वो बातें जो मोदी ने कहा था, वो बातें यूएन में जाके उसने अपने इंटरव्यू में कहा था। तो सर इस पे तो फिर उनको खुश होना चाहिए हमसे। अगर इमरान खान साहब मोदी की जुबान बोल रहे हैं तो फिर गोरों को, अंग्रेजों को, मोदी को, सबको खुश होना चाहिए, पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए फिर तो उनको। देखिए मेरी बात सुने, आपका जो दुश्मन है वो अंदर से तो खुश होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान, इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है आपके हमसाये ममालिक के साथ, अभी तक इमरान ने पार्लियामान को अनबोर्ड ही नहीं लिया। अभी तक अफगान इश्यूज पर उसने अपोजिशन जमातों के साथ बैठ के बात करने की कोशिश नहीं की। तो चाहे वो ग्रे लिस्ट की बात है, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, हम अभी भी समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामानी निजाम में ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी या ऑर्डिनेंस मुल्क को नहीं चला सकते।
आपको आना पड़ेगा। नहीं, आप सर ये कह रहे हैं कि क्योंकि ऑर्डिनेंस आ रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन नहीं हो रही, इसलिए क्रिकेट टीमें वापस बुला ली इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने। देखिए, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉलिसी चलती है, उनके उज़रा सर परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में, ज़ियाउल हक के डिक्टेटरशिप में दुनिया भर की टीमें आके खेलती रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये वक्त की बात है। डिक्टेटर ज़ियाउल हक के वक्त में और आज डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर जमातें नहीं आती हैं तो ये वक्त के तकाजों को देखकर हुकूमत के वक्त अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पार्लियामान से रुजू करके वहां बैठ के बात करते हैं। बारामन तंगी साहब, मैं एक सवाल आपसे कर लूं, मैं माजरत के साथ एक सवाल, आपको लगता है कि अमेरिका, यूरोप, ये लोग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं या हम खुद ही ऐसे हैं कि हम इसी काबिल हैं कि ये किया जाए हमारे साथ? अगर हम दुनिया को ये मैसेज दे दें, अगर हम दुनिया को ये मैसेज दे दें कि जब भी कोई नेशनल इश्यूज हो, पूरे कौम अपोजिशन जमातें प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी होती हैं, अगर हम ये मैसेज दे दें तो पूरी दुनिया में हम बराबरी की बुनियाद पर उनके साथ अपनी ताल्लुकात को उसवार कर सकते हैं। लेकिन इमरान ने 3 सालों में ये मैसेज दिया है, पूरी दुनिया का विजिट करके उसने पाकिस्तान को बदनाम किया है, उसने पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को करप्ट कहा है, और ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान की इकनॉमी नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के दौरों से पाकिस्तान की बदनामी हुई। यानी आपके ख्याल में ये हमारे साथ ज्यादती नहीं हो रही, एक्चुअली हमने अपने साथ खुद ज्यादती की, आप ये कह रहे हैं? यानी इसमें बरतानिया का, यूरोप का कोई कसूर अमेरिका का नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है इसमें। इस वक्त हमारे रोल से, हमारी नेगेटिविटी से, हमारी जो किरदार है उससे हमारी दुश्मन फायदा लेते हैं, और वो इस मौके की तलाश में हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाके वो पाकिस्तान की लीडरशिप को गद्दार और उसको मतलब कि शहीद भुट्टो को गद्दार कहते हैं, उनको करप्ट को गद्दार कब कहा सर? कहते हैं कि आइए यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। एक मिनट सर, एक मिनट बारामन तंगी साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो को या बेनजीर भुट्टो को इमरान खान ने कौन से मुल्क में किस वक्त जाके कहा कि वो गद्दार है? मुझे मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब विजिट करते पूरी दुनिया में, वहां पर पाकिस्तान का नक्शा कैसे पेश करता है, और फिर बाद में कहते हैं नहीं सर, आपने अभी आपने मेरे ऑन रिकॉर्ड है, आपने अभी कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को गद्दार कहा इमरान खान ने दुनिया में विजिट करते हुए। मैं उनकी वज़रात की बात करता हूँ कि जब लीडरशिप को ऐसे अल्काफात और फिर प्राइम मिनिस्टर की विजिट में लीडरशिप को करप्ट और ये करप्ट कहते हैं, तो यही वो बातें हैं कि हम अपने मुल्क की। सर क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अमेरिका में और यूरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ को करप्ट नहीं कहा था? उन्होंने तो कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो परवेज मुशर्रफ आ गया है ये बेहतर है नवाज शरीफ से, ये डिक्टेटरशिप ज्यादा बेहतर है। तो उस वक्त क्या मुल्क बदनाम नहीं हो रहा था? मैं आपको एक बात बता और जब गिलानी साहब ने कहा अमेरिकन को कि आप ड्रोन हमले करते रहे, मैं पार्लियामेंट में कुछ भी कहूं, जितनी मर्जी आपके ऊपर वो करूं मैं तनकीद, आपने परवाह नहीं करनी, मैं मुजम्मत करता रहूं, आप ड्रोन हमले करते रहे, तो वो पॉलिसी ठीक थी? इमरान, मैं आपको एक बात बता दूं जी भाई, मेरी लीडरशिप ने कभी अपने इदारों के बारे में बाहर दुनिया में बैठ के उनके पास ये बात कहती है कि पाकिस्तान के आदमी ने अफगानिस्तान में अलकायदा को ट्रेनिंग दी है। मेरी लीडरशिप ने कभी इदारों की बात नहीं की। सर आप अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा वाहिद ऐसी लीडर हैं पाकिस्तान की तारीख में, इतनी दलेर लीडर मैंने कोई और नहीं देखी। बेनजीर भुट्टो साहिबा वो दलेर लीडर थी जिन्होंने इमरान खान से पहले ये बातें की इमरान खान कर रहा है, यानी उससे पहले किसी की जुर्रत ही नहीं हुई थी कभी माजी में कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या फौज के बारे में खुल के बयान दे सके। या तो वो बेनजीर भुट्टो ने किया था, या वो इमरान खान ने किया, या अब नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उनके मसाइल और हैं। मैं एक मिनट जरा मैं गवर्नमेंट से आपके मौक़िफ़ का वो कि ये सदाकत भाई साहब, पीपल्स पार्टी कल भी यही कह रही थी, उनको ये लगता है कि ये किया कराया आपका अपना है, आपने जो भी करें आप अपने किए कराए पे खुद पानी फेरते हैं। इमरान, बड़ी इररिलेवेंट गुफ्तगू मैंने सुनी है। सबसे पहले ये बात कि क्रिकेट की टीम अब आई है, क्या पिछले 10 साल आई है? नहीं आई। चलें, पाकिस्तान के हालात नहीं थे, बम धमाके हो रहे थे, श्रीलंकन टीम पे हमला हो गया था। बाकी हमने इनको करप्ट क्या जरदारी साहब नहीं कहते थे कि नवाज शरीफ मुआशी दरिंदा है? क्या जरदारी साहब नहीं कहते थे कि अगर मैं नवाज शरीफ को माफ़ कर दूं अब तो मुझे अल्लाह भी माफ़ ना करे? क्या जरदारी साहब ने ये नहीं फरमाया था कि मुझे ना छेड़ें वरना मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा?
ये कौन सी बात मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर? आजकल इनको बताएं दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं ग्लोबल स्ट्रीट बन गई है। जो अभी हम बातें कर रहे हैं दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के आप सुन सकते हैं। ये कोई बाउंड्रीज नहीं रही आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में, तो ऐसी बातें कोई नहीं है। जो सिचुएशन है वो सबके सामने है और मैं नहीं समझता कि मैं जवाब बात करूं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी लीडर ने आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश की है और अपने पाकिस्तान की मफाद पे फैसले करने की कोशिश की है। वरना आपको पता ये कहते थे हमें डॉलर देते रहो, आप ये ड्रोन हमले करते रहो। नहीं, ये डॉलर इजाफी है, ये डॉलर इजाफी है सर। उस लेटर में ये लिखा था कि गिलानी साहब की ऑफर थी कि हम मजम्मत करते रहेंगे, आप हमले करते रहें। डॉलर नहीं थे उसमें, लफ्ज नहीं था डॉलर का। यही बात है ना, उसके बदले में क्या, और उसके बदले में क्या मिलता है आपको पता है? जिन लीडरों के और जिन सियासतदानों के असासे बैन अवी दुनिया में होंगे, उनकी क्या जरूरत है? जो मैं आज कह रहा हूं कि मरियम साहब ने सबके खिलाफ बयान दिया, एक बयान उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ क्यों नहीं दिया? उनको पता है अगर इंग्लैंड में वो बयान उनके इंग्लैंड के खिलाफ बयान देंगी तो उनके वालिद साहब को वहां से वो निकाल देंगे। तो ये सारी बातें अब आज के दौर की जो मुश्किलात हैं, अल्लाह का फजल है पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, एक मरकजी किरदार उन मुसलमान भाइयों को इर्द गिर्द जो है बिठा के इस मसले को हल कर रहा है। तो इस पे मेरा ख्याल है क्या ये डिस्कशन करनी। अच्छा, आपका एक दावा है, मैं उस पर भी आऊंगा वापस। मैं एक आपका दावा है उस पर मुझे आज बात करनी है कि 70% पाकिस्तानियों की जो इनकम है वो बढ़ गई है, आमदन बढ़ी है। ये वैसे सुनने में बहुत अजीब लगता है कि वाकई बढ़ी है। इस बारे में आपसे आज पूछूंगा कि कैसे बढ़ी है। अगर आपने इसके बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आप ले लें, मैंने क्योंकि आज आपसे ये पूछना। मुझे जरा चीमा साहब, मैं बात सर पहले इस पे बाद में बात करता हूं। मैं जरा चीमा साहब से बात कर दूं। मैं एक और चीज, चीमा साहब, ये जो इलेक्शन हाथ हैं, क्या वाकई आप ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है? इस मुल्क में इस्लाहात नहीं चाहिए? जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, इंतखाबात करवा दिए जाएं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हर दफ़ा हम इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद ये सुनते हैं कि इस्लाहात हो जाती तो बेहतर था। क्या वाकई अपोजिशन सदके दिल से ये समझती है कि इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है, जो सिस्टम है वो ठीक है? इमरान साहब, ये बड़ी अहम बात है, लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं आपकी इजाज़त से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के मामलात के मामले में पूरी दुनिया का जो रद्द-ए-अमल है, जिस तरह कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया के सामने हम अपनी पोजीशन क्लियर करें, उनको कन्विंस करें, उनके सामने अपना यह है कि इस तरह का केस अपना प्लीड करें। देखें, गुजारिश ये है कि मैं आपसे सवाल कर कि क्या दुनिया जो है वो मेरिट पे, इंसाफ पे फैसले कर रही है? क्या पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेट टेररिज्म में जो इन्वॉल्व है वो इसराइल है और हिंदुस्तान है? इसराइल जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है और हिंदुस्तान जो कश्मीरियों के साथ कर रहा है। क्या ये पूरी दुनिया को नज़र नहीं आता? दुनिया का ज़मीर कहाँ पे है? दुनिया का इंसाफ कहाँ पे है? वो बुनियादी हकूक़ के अलंबरदार जो है वो किधर सोए हुए हैं? बात यह है कि हमारे साथ पूरी दुनिया का जो तर्ज़ अमल है वो बिल्कुल और तरह का है, मुनाफिकाना है, बवानदाना है और बिल्कुल ये तअस्सुब पे मबनी है। सर अभी दुनिया की, मैं सॉरी टू कट यू सर, अभी दुनिया की 50 यूनिवर्सिटीज का, दुनिया की जो टॉप की 50 यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है और उस कॉन्फ्रेंस का नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्वा। और वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे खतरनाक तंजीम है, दहशत फैलाने वाली, और जो सेकुलर के लबादे के अंदर तबाही फेर रही है और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को इफेक्ट कर रही है, वो RSS है, इंडिया है, मोदी की हुकूमत है। और ये दुनिया के 900 ज़हीन तरीन प्रोफेसर बिल्कुल जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में इसका ये लुब्बे लुबाब निकाला कि इसको रोक लो, खात्मा कर दो, वरना ये दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएंगे। अब दुनिया समझना शुरू हो गई कि ये फाशिस्ट हैं। इमरान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरी दुनिया में हर इंसाफ पसंद शख्स, हर वो शख्स जो इंसानी हकूक़ पे बिलीव करता है, जो इंसाफ पे यकीन रखता है, उसका नुक्ता नज़र यही होगा, बिल्कुल जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, जिसका आपने जिक्र फरमाया है। लेकिन जिनके हाथ में पूरी दुनिया का मीडिया है, जिनके हाथ में पूरी दुनिया की इकॉनमी को है, वो जो उसको कंट्रोल करते हैं, ये सारी जो लॉबी है, इसराइली लॉबी, और ये क्या हिंदुस्तान उनका साथी है, ये मिलकर अपने दीगर आलमी दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। इसमें यह कहना कि पाकिस्तान का ये कसूर है, कतन गलत है। देखें, हाँ,
हमें 2-3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपकी विसातत से ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत से भी, कि देखें आप मेहरबानी करके अगर आपको कोई मौका मिले ये अपोजिशन को दबाने से, अगर आप थोड़ी सी फुर्सत निकाल लें, अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की बजाय आप थोड़ा सा वक्त निकाल के फ़राख दिली का मुजाहरा करें, अपनी इंतकामी ज़हनियत और ये तंग नज़री से निजात हासिल करके पूरी अपोजिशन को साथ लें, जो भी कौमी मसला हो अपोजिशन को साथ लेके चले। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें इमरान साहब, ये पूरी दुनिया में हमारे सफारत खाने आखिर किस मर्ज़ का इलाज है? इमेज बिल्डिंग जो है, मुल्क का इमेज बिल्डिंग उनकी जिम्मेदारी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी इस बुनियाद पे होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ उनकी तैनाती है वहाँ पे ये है कि वहाँ के मीडिया में, वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में पाकिस्तान का इमेज किस तरह का ये पोर्ट्रे हो रहा है, ये अपनी जिम्मेदारी क्यों अपनी अदा नहीं कर रहे। और दूसरी बात जो है वो ये है इमरान साहब कि देखिए इस वक्त जो कई लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जो बाज़ार इररिलेवेंट हो गए हैं। अफ़गानिस्तान में देखें मौजूदा जो सेटअप आया है, इससे पहले जो 9/11 के बाद जो हुकूमतें आई हैं, खा अहमद करज़ई की हो या अशरफ गनी की हो, साथ उनके अब्दुल्ला आप जानते हैं, ये सब जो है इनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था। और ये TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पैटर्नाइज करते थे, जहाँ दहशत गर्दी के लिए अड्डे उन्होंने दिए हुए थे हिंदुस्तान को, उनके ट्रेनिंग कैंप थे अफगानिस्तान में। अब हमें उम्मीद है, हमें तालिबान की यकीन दहानी पे ये है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब ये वहाँ से इनको पैटर्नाइज नहीं किया जाएगा। अब ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है सर। देखें ना, इसके बावजूद हम सब मजम्मत कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में हमदुल्ला मुहिब से मिल रहे थे। देखें अब दुख होता है ना ऐसी चीज पे, वो पाकिस्तान को गाली देकर गया, उसको दुनिया में किसी ने मुंह नहीं लगाया। अब मेरी अभी वो छुपा हुआ है कहीं पे, मियां साहब उसको मिल रहे थे। जिस तरह मैंने इमरान साहब गुजारिश की, मैं इमरान साहब जिस तरह गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो हुकूमत को फ़राख दिली का मुजाहरा करके तो पूरी अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। दूसरी मैंने जो गुजारिश की कि पूरी दुनिया में सफारत खाने जो है, हमारा पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डिंग का रोल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा करें। तीसरी बात यह है कि ये बाकियात जो है दहशत गर्दी के जो होते हैं, दहशत गर्दों के बाकियात, हिंदुस्तान के एहलकारों की बाकियात, उनके खिलाफ हमें ये इफेक्टिवली मैयज़ लेने चाहिए। और देखिए दूसरी बात यह है कि यहाँ जो टीम आई है न्यूजीलैंड की, आपको पता है जिस लेवल की हमने सिक्योरिटी उनको फराहम की है, उससे बेहतर क्या सिक्योरिटी हो सकती है। लेकिन ये तो हुए बदरा बहानहा बिस्यार, जिसने ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनकी नफरत या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें, उसके लिए ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक आपने अब यह है कि अब आइए जो आपने सर वो ब्रेक के बाद सर वो अब ब्रेक के बाद वो सर अब ब्रेक के बाद मैं मादरत के साथ वो अब ब्रेक के बाद। लेकिन एक बात ये वाले पोर्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट है और हुकूमत को समझनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी कहा, बारामन तंगी साहब की जितनी बातें थी उनमें 2 बातें बड़ी शानदार थी। उन्होंने कहा था जी कौमी मौक़िफ़ आना चाहिए हर चीज़ पे, नेशन सारी इकट्ठी हो जाएगी तो दुनिया को ये लगेगा कि ये तो पूरा मुल्क ही ये सोचता है, ये खाली इमरान खान का प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा इसको दबाने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये मुल्क ही ऐसा है, इनके साथ नेगोशिएट करो। ये बात उनकी बहुत ठीक है कि ये पार्लियामान को जितना इफेक्टिव करेंगे उतनी ताकत के अंदर इनका इजाफा होगा। और ब्रेक लें, वापस आते फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वही सवाल पहले मैं बारामन तंगी साहब के पास ले जाऊं। बारामन तंगी साहब, आपके ख्याल में मौजूदा निज़ाम ठीक है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है? क्योंकि ये हुकूमत जिस दिन से इक़्तिदार में आई है, पहले दिन से आपको कह रही है कि आओ बैठो, पहले कोई और इंतखाब आ गए, फिर सेनेट इंतखाबात में आपने कहा कि हम ज़रूर करेंगे इस्लाहात, ये होनी चाहिए, लेकिन सेनेट इंतखाबात वो टाइम नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, ये इंतखाब हो जाए उसके बाद बैठेंगे, बैठ के हम कर लेंगे इसका इंतखाबी इस्लाहात का मामला, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, निज़ाम ठीक है, सिर्फ इलेक्शन ठीक होने चाहिए? क्या मौक़िफ़ क्या? इमरान भाई, मैं माजरत के साथ अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें और मैं आपने बहुत अच्छी बात की कि आरएसएस के बारे में या आरएसएस नजरिए के बारे में यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि इसको अभी लॉक लगा दे। तो क्या ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जो इंडिया का इलेक्शन हो रहा था और आरएसएस का नजरिया इमरान को मालूम नहीं था कि आरएसएस के नजरिए को दोबारा जीतने पर ये कहा था कि अगर मोदी जीत गया तो कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को आरएसएस का नजरिया मालूम नहीं था? उसके बाद उसने आरएसएस को स्टडी किया और यही वो बातें हैं जो आज मोदी को फिर मुबारकबाद भेजना
उनके उस सरमनी में जाने की ख्वाहिश जाहिर करना। ऐसा कि इमरान कंफ्यूज है, वो बर वक्त फैसला नहीं कर सकते और इसी वजह से मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं आता हूँ आपकी तरफ, इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ। इमरान भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जमातों ने बाइकाट किया था ओथ लेने से। हेड चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने तमाम जमातों के साथ बैठकर कंसेंसस डेवलप किया और हमने ओथ लेकर नेशनल असेंबली के मेरी लीडरशिप और तमाम जमातों के लीडरशिप ने कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ हैं, आप कानून साजी ले आए, अच्छी लेजिस्लेशन ले आए ताकि हम आपको सपोर्ट करें। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप फैसला करें और उस फैसले को मुसल्लत करने के लिए आप कहें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग हो। नहीं, अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं तो आप पार्लियामान में आए, आप अपोजिशन की इससे तस्लीम करें, आप कमेटी से मत भागे, आप अपोजिशन जमातों को पेश करें और वहां डिबेट करें। जैसे पीपल्स पार्टी ने बहुत कम मार्जिन से 18 अमेंडमेंट दिया है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को दिया है। तो अगर आज वाकई इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं इमरान, तो आए पार्लियामान में बैठे, पार्लियामान मौजूद है। ये चीज है अनरिस्पेक्टेड के जरिए मुल्क को न चलाए। हम अभी भी कहते हैं कि आए और बारमन तंगी साहब, ये चीजें पार्लियामानी कमेटी में ही है, पार्लियामानी कमेटी में है, वहीं तो डिस्कस हो रही हैं, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता मशीन को। वो कहते हैं मशीन देखो, अपोजिशन कहती है नहीं देखनी, धांधली है। भाई क्यों मशीन पे ये जोर देते हैं? आप इलेक्टोरल रिफॉर्म के एक एजेंडे को सामने रखें, उस पर बात करें, शुरू करें, 1 साल लगाएं, 2 साल लगाएं, 6 महीने लगाएं, लेकिन इस्लाहात कंसेंसस के जरिए हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ओवरऑल इस्लाहात के ऊपर बात की जाए और आप कह रहे हैं कानून साजी के आप हक में हैं और सब बैठे और बैठ के करें। सदाकत अब्बासी साहब, वो आपको खींच के पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, आप कहते हैं नहीं, क्या मसला क्या है? क्यों आप नहीं बैठना चाहते या आप बैठते नहीं है? ये शिकवा क्यों है? इमरान, एक तो आपने वो 70% वाली बात सवाल करके फिर जवाब नहीं सुना था। तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान की 65 से 70% आबादी की जो आमदनी है वो ज़राअत से आती है और इस साल खाली जो हमारी फसलें अच्छी हुई और उन फसलों की कीमत अच्छी अदा की गई, जिसकी वजह से 1100 अरब रुपया ज़्यादा गया है ज़राअत में, जिसकी बुनियाद पे हम सब कहते हैं कि ज़राअत में लोगों की आमदनी बेहतर हुई है। उसकी बहुत सारी और भी मिसालें हैं, जैसे ट्रैक्टर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, मोटरसाइकिलों की डिमांड जो मोस्टली जो देहातों में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के तौर पे ये नहीं कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी डिमांड बढ़ी है। तो ये जो सवाल था कि 70% आबादी, वो इस हवाले से था। ठीक है। अब जो दूसरा आपका सवाल है, वो बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये आज हमने आधा टाइम इस असेंबली का एक लिहाज से हमारा ज़ाया हुआ। एक बहस चल रही है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि जी सिंध में ये जीते हैं, वहाँ इलेक्शन ठीक हुआ है। नून लीग कहती है पंजाब, सेंट्रल पंजाब में वो जीते हैं, वहाँ इलेक्शन ठीक हुआ है। ये दोनों केपी में हार गए, वहाँ इलेक्शन गलत हुआ। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 300, 400 वोट पड़ा, वहाँ इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। तो एक लड़ाई है, ये हमारे साथ बैठे हैं। पार्लियामान का बिजनेस नहीं चल रहा है इस वजह से कि ये हमें कहते हैं कि हम धांधली के जरिए आए। उस प्रोसेस को, उस इलेक्शन प्रोसेस को, उन रिफॉर्म को जो इन्होंने किए थे, वो आरटीएस जो इन्होंने इनके दौर में हुआ था। अब हम चाहते हैं कि कम से कम हम इस अपने दौर में हमें कोई मसला नहीं है, हम इलेक्शन जीते हुए हैं, हम अगला इलेक्शन भी जीतने जा रहे हैं। हमें सूट करता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म ना हो, हमें सूट करता है कि धांधली हो, क्योंकि हम धांधली का बेनिफिशरी होंगे। आज हम बार बार इन्हें कह रहे हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें। हमने एटीएम मशीन इंट्रोड्यूस की है, आप कोई टेक्निकल टीम ले आएँ, कोई टेक्निकल ऑडिट की टीम ले आएँ जो इस मशीन को देखे या इस मशीन से कोई बेहतर मशीन तजवीज़ कर दे। लेकिन मैं ना मानो की रट लगे हुए, एक तरफ कहते हैं कि धांधली है, दूसरी तरफ हम कहते हैं धांधली को ठीक करें, ये आते नहीं है, अपनी तरफ से कोई तजवीज़ नहीं देते, कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं दे रहे। तो ये इनका जो कंडक्ट है वो मेरा ख्याल है ये बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा सामने है कि ये कोई मुस्बत रोल प्ले नहीं करना चाहते। आज हम भाई साहब, आप जो चाह रहे हैं ना, एक तो आप चाहते हैं कि नई मर्दमशुमारी हो जाए, दूसरा आप चाहते हैं कि नई हल्काबंदियों के ऊपर जो है वो इलेक्शन हो, फिर आप चाहते हैं कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन हो, फिर आप चाहते हैं कि ओवरसीज जो 1 करोड़ हैं उनको भी वोट डालने का हक मिल जाए। ये इतनी सारी चीजें हैं, क्या ये सारी चीजें अपोजिशन के लिए एक्सेप्टेबल हो सकती हैं? उनको लगता है उनको नहीं सूट करती?
नहीं, मुझे आप इनमें से कोई एक चीज़ बता दें जो इखलाकी तौर पे मुल्क को आगे ले जाने के लिए जमहूरी तौर पे जो गलत है। क्या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है 90 लाख से ज़्यादा, उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए? क्या हम ये जो वोट की गिनती पे रात सुबह बच जाती है और कभी जो हारने वाला कहता है जी कि मेरे बंदे लेट आए और मेरा बैलेट ख़राब हो गया, का जो बैलेट पेपर पे कभी स्याही के निशान लगा दिए जाते हैं, कभी मोहर गायब कर दी जाती है, कभी एक्स्ट्रा बैलेट उसमें डाल दिए जाते हैं, कभी मुर्दों के वोट पड़ जाते हैं। तो क्या इसका हल कोई करना ये कोई गलत बात है? क्या हम ये जो कर रहे हैं इनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? या चलें हम गलत ही सही, ये कहते हैं मशीन में कोई धांधली है, तो भाई आप मशीन को खुलवाएं, उसका सिस्टम निकालें, उसको ऑडिट करें और हम पूरे पाकिस्तान में हमें एक्सपोज करें। अब हम तो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का दौर में इलेक्शन हुआ, नून ने कहा धांधली है, नून के दौर में पीपल्स पार्टी ने कहा, आज ये दोनों कहते हैं कि पाकिस्तान के सारे इलेक्शन धांधली ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि इमरान खान जो निसार चीमा साहब इन सवालों का आप जवाब दे दें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों वोट डालना नहीं मिलना चाहिए, वजह क्या है? एहसन इकबाल साहब ने खुली उसकी मुखालफत की, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, इनको मखसूस नशिस्तें दे दो, इनको वोट डालने का डायरेक्टली हक नहीं होना चाहिए। वाह सर, क्यों? वो तो बहुत बड़ी तादाद में 1 करोड़ लोग हैं, आपको जितनी आपकी एक्सपोर्ट्स हैं ना उससे ज्यादा वो फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं हर महीने। इमरान साहब, मैं इस तरफ आने से पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त जनाब अब्बासी साहब फरमा रहे थे, जिसका आपने जिक्र फरमाया कि 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो निस्बतन खुशहाल हो गई है, और उन्होंने ख़ास तौर पे कुछ आमदन उनकी बड़ी है, काश्तकारों का जिक्र किया। मेरा अपना ताल्लुक चूँकि काश्तकार घराने से है, तो उन्होंने कहा जी बड़ी खुशहाली वहाँ पे आ गई है। देखिए, मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, ये DAP खाद जो है, इसके एक बैग की कीमत 21 रुपये थी, 2100 रुपये, 2100 रुपये पर बैग इसकी कीमत थी DAP खाद की। अब उसकी कीमत 7,000 रुपये हो गई है। 2100 तो सर मैंने ये तो बहुत पहले मैंने ली थी, बिल्कुल आपके दौर के शुरू में ली थी। मैं आपको तफसील बता दूं कि नहीं, बिल्कुल हमारे दौर में, मैं बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ ने की थी, मैंने परचेज की थी सर। हाँ, पहले 4500 रुपए थी जब हमें हुकूमत मिली। कीमत क्या थी फी मन, ये भी बता दें। उसके बाद उसको कम करके गंदम की फी मन कीमत भी बता दें। जी 2100 रुपए में हम खुद खरीदते रहे हैं जी। इमरान साहब, ये सब्सिडाइज, आज ठीक है, मुझे याद है, सब्सिडाइज हमने लिए, खरीदते रहे जी, सब्सिडाइज आई थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी 2100 रुपए की कीमत जो है आज जो है, जो खुशहाली बढ़ी है, 7,000 रुपए में वो बैग मिल रही है। ये है। और डीजल की कीमत जो बढ़ी है, जो हमारी बेशतर जो है जरी मशीनरी में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत आप देख लें कहाँ से कहाँ चलेगी। तो बात ये किस खुशहाली की बात करते हैं। इसलिए मैं सदाकत साहब से कई बार कहता हूँ कि कभी तो सदाकत साहब कभी सदाकत से भी काम ले लिया करें। कई बार मैं इनसे गुजारिश करता हूँ। देखें, बात ये है, अब ओवरसीज पाकिस्तान दूसरी जो बात है, जो देखें, जो इन्होंने फरमाया, इन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब हमें तो सूट करता है, अगले इलेक्शन जो है अगर हम करवाएंगे, ये है कि हम करवाएंगे तो धांधलिया में सूट करती है। ये कैसे करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, वो निगरान हुकूमत करवाएगी। एग्जैक्टली, ये कैसे करवाएंगे? ये तो नहीं करवाएंगे सारे आज एग्जैक्टली। तो ये इनको ये गलतफहमी इनकी दूर कर दीजिए कि इनको ये अगर इनके ज़हन में ये है कि निगरान सेटअप भी नहीं आएगा और ये खुद करवाएंगे, तो ये तो फिर यानी ये पता नहीं किस दुनिया में ये रहते हैं। तीसरी बात जो है, आपने जो फरमाया, देखें इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूर होने चाहिए। जहां तक देखें ये, यानी हमारे अप्रीहेंशंस क्या हैं, हमारी अप्रीहेंशंस जो हैं वो इनके माजी देख के, इनके करतूत देख के, देखें जो डस्का में धुंध के जरिए जो इन्होंने ये है कि देखें, आपको पता है कि कितनी तादाद में प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए, फिर यह है कि उसके बाद क्या धुंधले के किस तरह धुंधला दिए, क्या हुआ आपके सामने है। बात यह है इमरान साहब, मैं खामोशी सुने मेरी बात। इमरान साहब, बात मशीन की नहीं, सिस्टम की नहीं, सिस्टम चलाने वालों की बात होती है, मशीन चलाने वालों की बात है। जब तक वो जो हैं मशीन चलाने वाले, सिस्टम चलाने वाले काबिल एतमाद नहीं होंगे, वो जो है वो दयानतदार नहीं होंगे, बासूल नहीं होंगे, शकूक व शुबात इसी तरह जन्म लेते रहेंगे। सर, अभी आप इलेक्शन जीते हैं कंटोनमेंट का, तो आपको दयानतदार लग रहे होंगे का। अभी जो आप इलेक्शन जीते हैं वो तो दयानतदारी से हुआ है ना इलेक्शन। मैं आपको एक शेर सुनाने लगा था सर, वाह। आपको इमरान साहब एक अंग्रेज अलेक्जेंडर पोप का वो शेर सुनाने लगा था कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट व्हाटएवर इज बेस्ट एट ब्रिस्टेड इज बेस्ट।
कि जो सबसे सिस्टम वो बेहतर है, जो ज्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन कर सके, जो डिलीवर कर सके। सिस्टम की बात नहीं, सिस्टम चलाने वालों की बात है। और दूसरी जो बात है, देखें जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी है, जिसका आपने जिक्र किया, एग्जैक्टली, देखें गुजारिश ये है कि इसके बारे में मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि वहाँ पे मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूँ, कई साल रहा हूँ। देखें हमारे, अगर चूँकि आबादी हिंदुस्तान की ज़्यादा है, आप कंपेयर कर लें, हमारे कहीं अगर ये 5 अफराद हैं, उनके वहाँ पे 10-12 अफराद हैं। वो 10-12 अफराद जो हैं वो इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। वहाँ ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, सारे हिंदुस्तानी हैं। हम जो है 5 हैं, कोई पीटीआई है, कोई मुस्लिम लीग नून है, कोई पीपल्स पार्टी है, कोई जो है वो तहरीक लब्बैक है, कोई और कोई पार्टी बनी हुई है मजहबी या सियासी जमात। हम आपस में डिवाइडेड हैं। इसकी वजह से 5 अफराद जो है उनका इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पे वो जो 10-12 अफराद हैं, वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उनकी ज़्यादा नुमाइंदगी है, उनकी अपनी तादाद की निस्बत भी। हमारी नुमाइंदगी उतनी भी नहीं है जितनी हमारी वहाँ पे पॉपुलेशन है। बात यह है कि वहाँ पे मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रहना चाहिए, किसी सियासी जमात का परचम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र तो यह है कि किसी सियासी जमात को भी वहाँ पे अपनी ब्रांचेस कायम करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी बनकर हमें रोल प्ले करना चाहिए। क्या सर, एक मिनट सर, उन लोगों को वोट का हक देना या नहीं देना सर, ये आप उसके हक में है या नहीं? देखिए मेरा नुक्ता नजर यह है कि उनको मिलकर मुत्तहिद होकर, देखिए जब वोट का हक देंगे, कन्वेंसिंग होगी, लॉबिंग होगी, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं, और फिर यह है कि वहां पे इत्तेहाद इत्तेफाक की बजाय निफाक को हम ज्यादा सर दुनिया भर के मुल्कों का यही होता है। सर पूरी दुनिया के मुल्कों का एक पैटर्न है। इमरान साहब, आपने सर कोई अलग मुल्क बनाया हुआ है? इमरान साहब मुझे ये फरमाए कि क्या पूरी दुनिया में जितने लोग बाहर रहते हैं उनको क्या ये वोट का हक है? क्या इंडिया ने दिया हुआ है? क्या बाकी ममालिक ने दिया हुआ है कि जो बाहर रहते हैं, अमरीकी जो गैर मुल्क ममालिक में रहते हैं, जो ब्रिटिशर बाहर रहते हैं, क्या उनको ये हक है? नहीं है। देखिए बात गुजारिश ये है सर, अमेरिकन का मेल वोटिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता है सर, कितना वोट आता है उनका? वो हमसे ज्यादा, उसके ऊपर पूरा इलेक्शन बदल जाता है। मेल वोटिंग कुर्बानियां बड़ी हैं, वो बहुत ज्यादा मुहिब वतन है, उनकी इमोशनल अटैचमेंट है इस वतन के साथ। उनके ये है कि उनकी कुर्बानियां बड़ी हैं, जो ज़र मुबादला उनके जरिए आता है, वो ये सच्ची बात यह है कि वो हम उनके ममनून हैं, वो हमारे मोहसिन हैं। लेकिन यह है कि हम वो उनमें यह भी मैं बता दूं कि जो सेन एलिमेंट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ पे, मुझे बतानिया को पता है कि वहाँ पे रहने वाले जो ब्रिटिशर हैं, मैं आपको अभी मेरे मोबाइल पे कई फ़ोन है, उस पर मैसेज है कि जनाब ये जो है हमें इस चक्कर में ना डालें, हमें यहाँ इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहने दें, और हम मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी क्यों ना बढ़ाएं। तो बाकी ममालिक की भी सर एक मिनट सऊदी अरब, और दूसरी बात, सऊदी अरब में 26 लाख पाकिस्तानी, यूएई के अंदर कोई 15-16 लाख पाकिस्तानी, कतर के अंदर, इसी तरह बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, ये तो अरब ममालिक हैं। उसके बाद आप आ जाएं फ्रांस के अंदर लगभग बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है, स्पेन में बहुत बड़ी तादाद में है, इवन जापान में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है, यूरोपीय यूनियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तानी है। क्या पाकिस्तानी को ये हक नहीं है? वो सिर्फ आपको पैसे भेजने के लिए वहां गया हुआ है, उसका आपकी सरजमीन पे कोई हक नहीं है, वो राय भी नहीं दे सकता कि किसका इख्तियार होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। इमरान साहब उसका हक है, उसका हक क्या कि वो आके पाकिस्तान में अपने वतन में आकर यहाँ की सियासत में, यानी अगर एक बंदे ने वोट डालना है, तो वो वहां से 2-3 लाख रुपया खर्च करे, अपनी नौकरी छोड़े, 2-3 लाख खर्च करे, छुट्टियां ले, और ये 1 करोड़ पाकिस्तानियों को आप एक दिन के लिए पाकिस्तान लेकर आए, वो 1 करोड़ पाकिस्तानी वोट डालें, फिर वो 1 करोड़ पाकिस्तानियों को आप वापस भिजवाएं। सर ये तो अफगानिस्तान से बड़ा इनखला हो जाएगा। इमरान साहब मैं इसको नहीं, आप ठंडे दिल से गौर करें। मैं ये कब कह रहा हूं कि उनको यहां लाएं? मैं ये कह रहा हूं कि देश ने जहां की सियासत में हिस्सा लेना है वो जरूर यहां पे आए। सर वोट का हक, कि आप उनसे पूछिए, अगर सर्वे करें तो बेशतर गैर मुल्क के जो देखें, बात यह है कि उनको वोट का हक देंगे तो उनको यहाँ की सियासत में आप मुलव्वस करेंगे, वहाँ पे यह है कि निफाक मजीद बढ़ेगा, वहाँ पे यह है कि उनको इत्तेहाद इत्तेफाक की जरूरत है। देखें वहाँ की सियासत क्या बात आप कर रहे हैं? वहाँ की पार्लियामेंट में इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है। आप देखें सर, ये तो फिर आप उनको जानवर की तरह रखना चाहते हैं। इंसान तो पॉलिटिकल एनिमल है, उसकी तो अपनी एक सोच होती है, वो तो इख्तिलाफ राय भी करता है। आप कह रहे हैं कि उनको इख्तिलाफ करने का हमने हक ही नहीं देना, इसलिए कि हम उन सबको एक जैसा रखना चाहते हैं। सर ये तो आपने
ये तो जमहूरियत नहीं है, मुझे ये तो जमहूरियत नहीं है। आप आए रोज देखते हैं कि बरतानिया में, बाकी ममालिक में पाकिस्तानी आपस में दस्तो गिरेबान होकर बाकी लोगों के लिए किस तरह ये कि मज़का खेज सूरत पैदा करते हैं। वहाँ इनको इत्तेहाद और इत्तेफाक की फजा में रहने दें। सर उन्होंने कोई नहीं लड़ना आपस में, उन्होंने अपने अपना वोट ईमेल पे डाल देना है। सुन रहे हैं जी सदाकत भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं क्या ये कौन सी जमहूरियत की आप बातें कर रहे हैं कि जो लोग वोट देंगे तो वो लड़ पड़ेंगे। वो भाई वो जो लोग पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त 30 अरब डॉलर भेज रहे हैं वहां से आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा, उनको मुल्क के फैसले करने में उनका राइट नहीं होना चाहिए। नहीं मेरे ख्याल में देखें, मैं आपको इसका हल बताता हूं सर, मैं आपको हल बताता हूं। मेरे ख्याल में हमें क्योंकि इत्तेफाक की अशद जरूरत है, हमें पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। क्यों साहब इलेक्शन ही बंद करवाओ ताकि इख्तिलाफ खत्म हो जाए। हम आपस में इत्तेफाक में रहें सारे। इमरान भाई मैं समझता हूँ कि ये जो बाहर ममालिक में पाकिस्तानी है उनको वोट देने का हक, यही वो बात, इस बात पे मैं जोर देता हूँ कि अगर ऐसी चीजें पार्लियामान में डिस्कस हो और हम कहना चाहिए, लेकिन आज आपने जिस अंदाज से कहा कि एक वो बंदे आएंगे और एक दिन के लिए, तो वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट कंट्री में हो देयर आर लेबर, वो बेचारे मजदूरी करते हैं, लेकिन ऐसी बातों को पार्लियामान में लाकर उस पर डिबेट्स हो और इनका तमाम लोगों के कंसेंसस से इनको हक देना चाहिए। लेकिन उसके लिए वो कौन सा रास्ता अपनाए? एग्जैक्टली जो सेफ हो, जिसमें धांधली ना हो, जो अच्छा रास्ता हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वोट का हक उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है। जब इंसान है तो वोट डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर ये बुनियादी हक है चौधरी निसार चीमा साहब जो आप छीन रहे हैं। ये पाकिस्तान में भी वोटिंग बंद करवा देते हैं, हम भी आपस में कल से नहीं लड़ेंगे, सारे इकट्ठे एक ही पार्टी सब। नहीं मैं इमरान साहब मैं कोई हक नहीं छीन रहा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये फरमाएं, ये पार्लियामेंट में बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए और उनके नुमाइंदों से भी आप पूछें, वो खुद कहेंगे कि आप हमें पाकिस्तान की सियासत में ना घसीटें, हमें यह है कि इकट्ठा रह के वहाँ की मुतलका मुल्कों में जहाँ वो रह रहे हैं इस वक्त। सर डू यू नो के एक सेकंड मैं आपको एक डाटा देता हूँ, सर एक मिनट मेरे पास एक डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चीमा साहब को सुनाना चाह रहा हूँ। चीमा साहब 2018 के इलेक्शन के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था। उस ज़िमनी इंतखाब में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि हर हाल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया जाए। इन ज़िमनी इंतखाबात में ये चंद हल्के थे और उसके जितने वोटर थे ना, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बहुत भी आपको मोहतात बता रहा हूं तो 90% के करीब लोगों ने आके वोट का हक इस्तेमाल किया था। यानी जितने वोटर थे उन हल्कों के, उनमें से 90% आए और आके उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल किया। तो वो जो सर्वे आप करवाना चाह रहे हैं वो तो सर पहले ही हो चुका है। वो लोग वोट डालना चाहते हैं, उनको उनका हक है। मेरे ख्याल में इसमें बाकी सारी चीजें डिबेटेबल है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।